ऐसी हॉस्पिटल जहां दाखिल होने वाले मरीज को किसी को पूछना नहीं था, गद्दी के नीचे ही उनका रोग क्या था वो लिखा गया था। 4 ही तो कमरे थे। एक आदमी वो मरीज को देखने के लिए आए, कमरे के नीचे गद्दी के नीचे लिखा था, इस मरीज को बिच्छू ने काटा है। सही समय पे उनकी ट्रीटमेंट मिल गई है, कल ही उनको डिस्चार्ज मिलने वाला है। बाजू के कमरे में गया, मरीज थोड़ा डिस्टर्ब था। वहां एक नीचे लिखा था, इस मरीज को कुत्ते ने काटा है। इंजेक्शन दिया गया है, 4 दिन में करीबन वो अच्छा होके निकल जाएगा। एक तीसरा कमरा वहां गया, वहां देखा गद्दी के नीचे इतना ही लिखा था, इस मरीज को सांप ने काटा है। 40% बचने की संभावना है, 60% बचने की संभावना नहीं है। और अंतिम कमरे में जब गया, उसने जो देखा, मरीज गाली बोल रहा था, डॉक्टर को मारने के लिए तैयार हो गया था, नर्स को इनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, उनके परिवार भी बहुत डिस्टर्ब थे। और वही टाइम बहुत प्रयास करके वो गद्दी के नीचे जो लिखा था वो उसने पढ़ा, इस मरीज को आदमी ने काटा है और बचने की कोई संभावना नहीं है। एक बिच्छू काट जाता है तो बचना सरल है, एक कुत्ता काट जाता है बचना सरल है, सांप काट जाए बचना सरल है, आदमी यदि काट जाए बचना बहुत मुश्किल है। आज राष्ट्र रक्षा का एक भव्यतम माहौल यहां खड़ा किया है। मेरे मन में भी एक भाव है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव आप सब क्या कर रहे हो, आपका अंतिम गोल क्या है? तो एक गोल की मैं बात करता हूं, दुर्जन सज्जन बन जाए, नंबर 1, सज्जन संगठित बन जाए, नंबर 2, और संगठित सज्जन सक्रिय बन जाए, वो नंबर 3। हम ये चाहते, आज इस देश को कहां से तकलीफ है, बहुत कुछ बात करना चाहता हूं, समय की भी मुझे मर्यादा का पता है, मगर 2 ही मिनट में एक दृष्टांत देना चाहता हूं। 2 लड़के तालाब में रही हुई मछली को मारने के लिए निकल गए। एक लड़के ने मछली को मारने का प्रयास किया, 500 मछली मर गई, मगर प्रजनन शक्ति थी, 200 नहीं पैदा हो गई। 400 को मार दिया, 300 और नहीं पैदा हो गई। 7 दिन तक उसने प्रयास किया, वो थक गया और उनको लगा मछली मारने का मेरा प्रयास सफल नहीं होगा। मगर दूसरा मित्र था, उसने बताया, दोस्त ये प्रयास मैं कर सकता हूं और सफलता संदिग्ध नहीं असंदिग्ध है। और उसने बोला, देख 7 दिन से मैं प्रयास करता हूं फिर भी सफलता नहीं मिली, तू क्या कर पाएगा? और उसने बोला, मछली को पता भी नहीं चलेगा और पूरी की पूरी मछली को मैं खत्म कर सकता हूं। और एक काम उसने किया, तालाब में जो पानी था वो पानी सुखाने का उसने प्रयास किया, मछली को भी पता न चला, पानी से तालाब मुक्त हो गया और तड़प करके मछली खत्म हो गई। आज इस देश के सामने 2 विकल्प है, तालाब इनका अर्थ है राष्ट्र है, मछली माने हम सब प्रजाजन है, और वो तालाब में रहा हुआ पानी वो अपनी संस्कृति है। आज तालाब सलामत लगता है, मगर मछली की हालत क्या है मछली को पता नहीं, वो तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। इस दिल्ली में पहली बार 5-10 दिन से मैं पेपर में पढ़ रहा हूं, किंडरगार्टन से सेक्स एजुकेशन आ रहा है। हमारे छोटे छोटे बेटे को स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ाने का प्रयास अभी शुरू हो रहा है। सोशल सामाजिक स्तर पर में सेक्स एजुकेशन मान्य नहीं है। कल्चर के स्तर पर हमारा इस देश की व्यवस्था सेक्स एजुकेशन के अनुरूप नहीं है। मॉरल ना बोलती है सेक्स एजुकेशन होना ही नहीं चाहिए, और रिलीजियस 100% बोलता है
ये एजुकेशन का प्रश्न ही नहीं है। कितने साल के पहले विनोबा जी को किसी ने पूछा था, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सेक्स एजुकेशन, तो विनोबा जी का ये जवाब था, इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, टाइम एंड नेचर विल टीच एवरीथिंग। यदि ये एजुकेशन का सब्जेक्ट ही नहीं है तो ये स्कूलों में सेक्स एजुकेशन शुरू करने का प्रयास, आज इतने विराट ताकत वाले लोग मंच पर बैठे, इतना बड़ा संगठन आर्य समाज का है। मैं एक जैन साधु हो के आपको एक प्रेम से कह सकता हूं, सेक्स एजुकेशन के खिलाफ कल क्या होगा। हमारे घर में व्यभिचार का अड्डा हो सकता है, और एक बात, एक माँ अपने बेटे को बोलती है, बेटा ये चूरन ले ले, तुझे 10 बजे भूख लग जाएगी, और माँ ये बोलती है कि 10 बजे भूख लग जाएगी मगर 2 बजे के पहले तुझे भोजन नहीं मिलेगा। 10 बजे भूख लगाना, 2 बजे के पहले भोजन नहीं देना, आप मानते हो 4 घंटा बेटा भोजन किए बिना रहेगा, कहीं चोरी करके भी वो भोजन खा लेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 8 साल और 10 साल की उम्र में सेक्स एजुकेशन की भूख लगाना, और शादी की उम्र 20 साल करना, भूख पहले लगाना भोजन बाद में देना, तो बीच के समय में मे भी पॉसिबल एक भाई अपनी बहन पर रेप कर दे, और यह संभावना सबसे ज्यादा है। यहां बैठे हुए आप सबको ये विराट माहौल, ये ताकत, मैं आपको प्रेम से कह सकता हूं, यदि सेक्स एजुकेशन के खिलाफ आप आंदोलन का लीडिंग करो, मैं जैन साधु होकर भी आपके साथ में हूं। मगर इन लोगों को कुछ बोलो, अकेले सेक्स एजुकेशन का प्रश्न नहीं है, अनेक चीजों का। वल्लभ भाई पटेल को किसी पत्रकार ने पूछा, आपकी ये ताकत के पीछे राज क्या है? वल्लभ भाई पटेल ने इतना ही कहा, मुझे मेरे परिवार में जो पवित्र वातावरण मिला है वो मेरी ताकत का राज है। पूछने वाले ने और आगे पूछ लिया, पवित्र वातावरण मिला, इनका अर्थ क्या? वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़े ढंग से और प्रेम से जवाब दिया, मेरे बड़े भाई को शादी करने में 15 साल हुए, हम सब साथ में रहते, मगर 15 साल में मैंने बड़े भाई को भाभी के साथ दिन के उजाले में कभी देखा नहीं। ये एटमॉस्फियर मुझे मिला था, और यह पवित्र एटमॉस्फियर सेक्स एजुकेशन शुरू होने के बाद करीबन खत्म हो जाएगा। मैं एक चाहता हूं, ये गली गली पे लगे हुए अश्लील पोस्टर्स, इस देश के, इस राज्य के सीएम शीला दीक्षित जी स्त्री है। मैंने 11 अप्रैल को आपको जाहिर सभा में पूछा था, आप सीएम हो मैं नहीं कहता हूं, आप एक स्त्री हो वो भी नहीं कहता हूं, मगर आप एक माता हो। आपके ही बेटे और बेटी को लेकर के दिल्ली के गली में लगे हुए अश्लील पोस्टर के नीचे खड़ी रहो, और आपका बेटा आपको पूछेगी मम्मी ये क्या है, और आज यदि इनको एक्सप्लेन करो, मैं मेरा शब्द वापिस खींचने के लिए तैयार हूं। और आपने यही जवाब दिया, मैं सोचूंगी। हम ये चाहते, सोचने का दिन अभी हमारा गया। अभी हम गली गली पे लगे अश्लील पोस्टर वो यदि देख नहीं पाते तो सज्जन दुर्जन संगठित सज्जन बने, सज्जन संगठित बने, और एक बार संगठित सज्जन सक्रिय बन जाए तो कोई ताकत नहीं हमारी संस्कृति को बचाने में हमको कोई रोक सके। अकेला सेक्स एजुकेशन का प्रश्न नहीं, यहां भी कोई पॉलिटिक्स भी आए होंगे, यहां भी माता और बहनों बैठी है। ये सेक्स एजुकेशन की सम्मति देने वाले कोई एजुकेशन मिनिस्टर को भी घर के जाके पूछो कि आपका बेटा और आपकी बेटी घर में आपको ये पूछेगा। और मेरी बात करूं, मैं 40 साल से साधु हुआ, 20 साल की उम्र में मैं साधु बना, मगर स्कूल में पढ़ता था, मैथ्स कच्चा था मेरा, और यही कच्चे मैथ्स को लेकर के मैं जब घर में आता था मेरे भाई को पूछता था कि भाई ये मैथ्स का सब्जेक्ट सूझ में बराबर जमा नहीं, आप मुझे समझाओ। यहाँ बैठे हुए माता और बहनों और भाइयों को, और यहाँ बैठने वाले सब संतों महंतों को और पदाधिकारी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ,
कि हो सके आपका बेटा स्कूल में सेक्स एजुकेशन लेकर के आवे और अपने ही मम्मी और पापा को शायद पूछे कि मम्मी स्कूल में टीचर ने जो समझाया मैं बराबर समझा नहीं, आप ही मुझे एक्सप्लेन करके समझाओ ये सेक्स क्या है, आप जवाब क्या देंगे। मैं ये कहता हूं किसी भी हालत से पानी को बचाओ। आज तालाब सलामत है, देश माने तालाब, मछली माने प्रजा और पानी माने संस्कृति। एक बार पानी को सुखा दिया और फिर बताऊं, हमारे वहां 3 प्रकार के मंदिर थे। एक आदर्श मंदिर था जहां दादा के पास पोता बैठता था और पोते को दादा स्टोरी कहते थे। स्टोरी की समाप्ति के बाद दादा पोते को पूछते थे, बेटा तू क्या बनेगा? और पोता ये कहता था, दादाजी मैं राम बनूंगा, मैं विवेकानंद बनूंगा, मैं दयानंद सरस्वती बनूंगा, मैं हेमचंद्राचार्य बनूंगा। एक समय ऐसा था जहां दादा पोते को पूछते थे तू क्या बनेगा, इनका ये जवाब था। लड़की को पूछते थे बेटी तू क्या बनेगी, वो बोलती थी मैं सीता बन जाऊंगी। एक आदर्श मंदिर था। आज वही दादा के पास पोता बैठता ही नहीं, और यदि बैठता है तो उठने के बाद दादा उनको पूछते तू क्या बनेगा, और वो पोता बोलता है मैं शाहरुख खान बनूंगी, और बेटी बोलती है मैं ऐश्वर्या राय बनूंगी। ये आदर्श मंदिर हमारे खत्म हो गए। नंबर 2 हमारे शील मंदिर थे, पवित्रता के मंदिर थे, वो भी खत्म हो चुके। नंबर 3 हमारे संस्कार मंदिर थे, वो संस्कार मंदिर को भी खत्म करने का प्रयास। मैं आज इतना ही कहने के लिए आया हूं, हम किसी भी हालत से आदर्श मंदिर को बचा ले। गंगा जा रही है, गाय करीबन करीबन खत्म होने का कांसा आ गया है। आपको मालूम न हो तो मैं थोड़ी 2 मिनट बताऊं। 92 में जब चंद्रशेखर पीएम थे तब मीट एक्सपोर्ट 2000 करोड़ का शुरू हुआ। आज मीट एक्सपोर्ट चालू है। वो टाइम इस देश के पास 4 ही दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा था, और इसलिए मीट एक्सपोर्ट को थर्स्ट एरिया डिक्लेयर करके मीट एक्सपोर्ट शुरू किया। आज 1,10,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज प्रति साल सॉफ्टवेयर से आ रहा है। 75,000 करोड़ आ रहा है ज्वेलरी से, 50,000 करोड़ रुपया आ रहे टेक्सटाइल से। अब्जों रुपया का फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, फिर भी 2,000 करोड़ रुपए के मीट एक्सपोर्ट के नाम से करीबन इस देश में दर साल 1.5 से 2 करोड़ पशु की, ज्यादातर गायों की कत्ल होने जा रही है। हम ये गवर्नमेंट को पूछना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है कि मीट, फ्रूट एंड वेजिटेरियन इनका एक्सपोर्ट बंद करो। गाजियाबाद के मुस्लिम संगठन ने कहीं जाहिर किया है कि हम गवर्नमेंट को विनती करते कि मीट एक्सपोर्ट बंद करो। सुप्रीम ना बोलती है। 2,000 करोड़ का सिर्फ मीट एक्सपोर्ट, और यह चालू रखने के बाद, और दूसरी बात आज ये भी प्रूव हो गया है कि पशु का इकोनॉमिकल भी उपयोग कितना इस देश के लिए बढ़िया है, और पशु भी चाहिए ही चाहिए। हम ये पूछना चाहते उन लोगों को कि 2,000 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज की लालच में 2 करोड़ पशु की कत्ल करने का राइट आपको किसी ने नहीं दिया है। हम आज जाग चुके हैं। और एक बात और भी मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मीट एक्सपोर्ट, ये सेक्स एजुकेशन, आपको मालूम होगा कई लोग मुझे पूछते कि गुरुदेव इस देश की जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था को लेकर आपको कुछ कहना है तो कहो। मैं इतना ही कहूं,
इस देश में वो मैच चल रही है जिस मैच में कोई अंपायर ही नहीं, और यही बिना अंपायर की मैच चल रही है। सुप्रीम को खुद को बोलना पड़ता है। आपने शायद पेपर पढ़ा हो तो सुप्रीम ने इतना ही कहा है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। अरे सुप्रीम की कोई सुनते नहीं, चाहे कितनी भी मैच तकलीफ वाली हो, रॉन्ग डिसीजन होता है, फिर भी एक अंपायर होता है। अरे गली की मैच में भी अंपायर होता है। 110 करोड़ की प्रजा का शासन करने वाले लोग को इतना पूछो आपके अंपायर कौन है। हमारे वहां एक दिन ऐसा था जहां राज सत्ता पर धर्म सत्ता थी, और यही धर्म सत्ता पूरी राज सत्ता को कंट्रोल करती थी। मैं ये चाहता हूं राज सत्ता पर यदि धर्म सत्ता का कंट्रोल आ जाए, मीट एक्सपोर्ट, सेक्स एजुकेशन, और एक विकल्प, यहां बैठने वाले सबको प्रेम से कहता हूं, चैरिटेबल ट्रस्ट पर 30% टैक्सेशन डाले गए। गौशाला, जहां हम गाय को बचाते संभालते, चलता फिरता आदमी वहां गुप्ता दान में 100 रुपया डाल देता है। पांजरा पुल, ब्लाइंड स्कूल, ओल्ड एज आश्रम, ऐसी जो भी व्यवस्था हमारे वहां बनी है, आपने 30% टैक्सेशन वहां डाल दिए। आपको जान के शायद आश्चर्य होगा, मीट एक्सपोर्ट करने वाले को 13 प्रकार की सब्सिडी गवर्नमेंट की ओर से मिल रही है, और ये गौशाला पर 30% टैक्सेशन डाल दिया, इनकार दिए है। बचाने वाले को सब्सिडी काटने वाले को सब्सिडी मिल रही है, और बचाने वाले को 30% टैक्सेशन देना ही पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश की समस्या हमारा धर्म परिवर्तन वो देश की समस्या है, मगर उससे भी ज्यादा समस्या है हमारी संस्कृति परिवर्तन। धर्म परिवर्तन को तो हम एक बार देख लेंगे, मगर यह जो संस्कृति परिवर्तन हो रहा है, हमारे घर घर में ये यदि बात आती, मैं आपको बताऊं, रावण ने कुंभकर्ण को इतना ही कहा था, कुंभकर्ण तू 6-6 महीना सोता है, क्या पाया तूने? और यही रावण के शब्दों को सुन के कुंभकर्ण ने रावण को इतना ही कहा कि भाई आपकी बात बराबर है, आप मुझे बोलते हो कि तू 6 महीना सो जाता है फिर जागता है, मगर मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, 1 साल में 6 महीना में सोते रहा, मैंने क्या गंवाया और आपने जागने के बाद क्या पाया? मेरी वजह आप भी यदि बाजू में सो जाते तो दुनिया को बहुत शांति हो जाती। हम ये लोकसभा में बैठे 540 को बोलते हैं, आप हो सके तो राम बनो, ना बन सके तो कम से कम कुंभकर्ण बन के सो जाओ, रावण बनने का पाप कभी मत करो। और यदि वो सो गए तो हम तो जागते बैठे ही हैं। यदि उनको सो जाना, तो मैं यहां बैठे वाले सबको भी ये कहता हूं, हमारी ये मजबूरी रही, हमने इन लोगों को सब सौंप दिया। 110 करोड़ की प्रजा ने अपनी बुद्धि वहां छोड़ दी 540 के सर पे। आज जो भी, एक बात बताऊं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है फॉर दी पीपल, ऑफ दी पीपल, बाय दी पीपल, मगर अभी जो चल रहा है वो देख के ऐसा लगता है फॉर दी पीपल के बाजू में फॉर दी पीपल आ गया, FAR, पब्लिक से बहुत दूर। और यही व्यवस्था भी होती चली। मैं एक इलाज मानता हूं, हमने पॉलिटिक्स को निग्लेक्ट किया। यदि हम ही अच्छे स्थान पे यदि जाते और यही स्थान पे हम जाकर के अपना आवाज खड़ा करते, तो सचमुच ऐसा लगता है बहुत कुछ सुधार हम कर सकते। समय की मर्यादा है। इस विराट महासम्मेलन में आपने आमंत्रण देके मुझे बुलाया,
आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आभारी भी हूं। इस माहौल में मेरी ये सोच रखने का मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और एक आधी मिनट दृष्टांत समाप्त करता हूं। एक स्कूल में लड़का ओरल एग्जाम देके आया, उसके पापा ने पूछा, उसने बोला पापा मुझे प्रथम नंबर आ गया। बाप ने बोला कि तुझे प्रथम नंबर दिया किसने? और उसने बोला पापा ओरल एग्जाम एक प्रश्न पूछा था, हाथी को पैर कितने होते? मैंने जवाब दे दिया 5। और यही 5 पैर को जवाब दिया और पहले नंबर मुझे दे दिया। बाप ने बोला किसी गद्दा ने दिया लगता है, हाथी के पैर 5 होते। और लड़के ने बोल दिया पापा बाहर आने के बाद पता चला हाथी के पैर 4 ही होते, मगर मुझे इनाम इसलिए पहले मिला कि 15 लड़के थे, किसी ने कहा 10 पैर होते, किसी ने 7 कहा, किसी ने 6 कहा। आई वॉज वेरी नियर टू ट्रूथ, मैं बहुत नजदीक था और इसलिए सबसे इनाम पहले मिला। मैं आपको यही कहता हूं, हम यदि सज्जन न भी बन सके मगर करीबन सज्जन के नजदीक आ जाए, हमारा काम हो जाए। मेरी एक मर्यादा थी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।